मैसिव हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं कि आप क्या करें कि अपने गिर्द एक इफेक्ट जनरेट करें, और इस इफेक्ट का नाम होता है फील्ड। जैसे कि अर्थ ने अपनी गिर्द एक फील्ड बनाई हुई है और उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। उस ग्रेविटेशनल फील्ड से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किए बगैर फोर्स लगाती है। आप एक मार्कर को एक हाइट से छोड़ दें तो क्या अर्थ ऊपर जाके उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे लेके आती है, या वो खुद ब खुद खिंच के नीचे आ जाता है? तो वो खुद ब खुद नीचे जाता है, वो होता है फील्ड मेथड। ठीक है ना? तो यहाँ पे जितनी देर तक एक्शन का कांटेक्ट होता रहेगा उतनी देर तक रिएक्शन होता रहेगा। यानी जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट करेगी, जब तक वो एक दूसरे से कांटेक्ट में होगी तब तक वो एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन का फोर्स लगा रही है। ठीक है? तो ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। ठीक है? और एक और पॉइंट होता है, लेकिन वो हमारे लेवल्स पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो एक्शन फोर्स की नेचर होती है वही रिएक्शन फोर्स की नेचर भी होती है। यानी एक्शन फोर्स अगर ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शनल फोर्स भी ग्रेविटेशन होगा, बट दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट इन ओ लेवल्स आईजीसीएसई। तो इसको अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इस पॉइंट को। आप लोगों के लेवल्स पे ये चार पॉइंट्स इसके इनफ है, वो ए लेवल्स में हम लोग आगे जाके या आईबी लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है? ये चारों पॉइंट्स पढ़ लें, किसी को कोई सवाल पूछना है इसमें पूछ लें, कोई चीज अगर नहीं समझ में आई तो पूछ लें। जी। अब इसमें एक आखिरी चीज ये होती है कि एक्शन फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोमेंटम को लूज करता है। ड्यू टू एक्शन वन ऑब्जेक्ट गेन मोमेंटम while due to reaction other object lose मोमेंटम। तो एक्शन की वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट मोमेंटम को गेन कर लेता है, और रिएक्शन की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट मोमेंटम को लूज कर देता है। ये बाय द वे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मोमेंटम जितना लूज करता है एक ऑब्जेक्ट, उतना ही मोमेंटम दूसरा गेन कर लेता है। ठीक है ना? द मोमेंटम लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मोमेंटम गेन बाय अदर ऑब्जेक्ट। तो जितना एक ऑब्जेक्ट ने मोमेंटम लूज किया होगा उतना ही मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया होगा, गेन कर लिया होगा। ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी चीज को आगे हम लेके जाएंगे एक और लॉ पे, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ है, उसके ऊपर लेके जाएंगे। फिलहाल इसको नोट कर लें, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चंस एनीवन? बच्चों कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, इसको नोट डाउन कर लें।
जी बच्चा, एवरीवन डन? फातिमा बेटा हो गया कॉपी? अच्छा जी। तो आइए जनाब, अब इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की तरफ अब जाते हैं, क्योंकि काफी अब हमने पढ़ लिया है। और अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह को एटलीस्ट देख सकते हैं। ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बड़ी इक्वेशंस, कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह, लेकिन जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसी इक्वेशन से बना हुआ है। या चेंज इन मोमेंटम निकलता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और जो चेंज इन मोमेंटम होता है यही इम्पल्स भी होता है। ठीक है ना? आ जाए जनाब, कुछ जरा क्वेश्चंस पे आते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? जी, क्वेश्चन कह रहा है फिगर 2.1 शो अ डमी ऑफ मास 70 किलोग्राम यूज इन अ क्रैश टेस्ट टू इन्वेस्टिगेट द सेफ्टी ऑफ द कार, सेफ्टी ऑफ अ कार. The car approaches a solid barrier at 20 meters per second. It crashes into a barrier and stops suddenly. Calculate the momentum of the dummy driver before the crash. Crash होने से पहले इस dummy driver का momentum कितना था? We know that momentum is equals to mass into velocity. ये जो डमी है इसका मास कितना है? 70 किलोग्राम्स। और ये कार जो है चल रही थी 20 से, तो इसका मतलब है डमी भी कितनी स्पीड से चल रहा था? 20 से चल रहा था। तो ये आंसर कितना आ रहा है? 70 × 2 20, कितना आ रहा है आंसर? 1400 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी। अच्छा जी। डिटरमाइन द इम्पल्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ब्रिंग इट रेस्ट। देखिए, ये कार approaches a solid barrier, it crash into the barrier and stop suddenly. अगर ये स्टॉप सडनली हुई है तो इसका मतलब है कि इसकी फाइनल स्पीड जीरो, या फाइनल मोमेंटम जो होगा वो भी कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है। और इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम ही होता है। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? फाइनल कितना होगा? जीरो। इनिशियल होगा 1400। तो आंसर कितना आएगा? -1400। यानी वो -1400 का इसमें मोमेंटम जब लगाएगा नेगेटिव में, तो ये डमी ड्राइवर जो है ये रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। बेटा ये समझ में आई है कैलकुलेशन? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनीवन? अबसार, अलीजा, फातिमा, मोइजा, क्लियर है ये? अगर किसी को नहीं समझ में आया ये सवाल तो पूछ लीजिए। एनीवन? मोइजा क्लियर है बेटा? ओके, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। हम्म। अच्छा जी, अगर हम आगे चलें, हम इन द क्रैश टेस्ट द पैसेंजर कंपार्टमेंट कम टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड। कैलकुलेट द डिसलरेशन ऑफ द पैसेंजर कंपार्टमेंट। तो इस क्रैश के अंदर आपके अंदर ये कंपार्टमेंट जो है ये कितनी देर में रेस्ट पे आ गया है? 0.2 सेकेंड्स के अंदर। तो आपको इसकी डिसलरेशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, ये जो कंपार्टमेंट चल रहा था इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कितनी थी? 20। और सडनली स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। ठीक है ना?
कितनी देर में ये रेस्ट पे आया, 0.2 सेकंड पे। एक्सेलरेशन हो या डीसेलरेशन हो, फॉर्मूला सेम होता है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ए इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल थी 20, डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये नेगेटिव में आएगी क्योंकि ये डीसेलरेशन है, डीसेलरेशन हमेशा नेगेटिव के अंदर होती है। तो अगर आप 20 को 0.2 से डिवाइड करें तो ये आएगा -100। सो ये होगा -100 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एक्सेलरेशन होगी। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ है? अच्छा, ये वाला पार्ट एक दूसरे तरीके से भी हो सकता है, अगर किसी के दिमाग में कोई दूसरा तरीका आ रहा है तो वो उससे कर सकता है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ है ये पार्ट सबको? जी बच्चों, क्लियर है? ओके। अच्छा, द सीट बेल्ट एंड द एयर बैग, the seat belt and the airbag bring the dummy driver to rest so that it does not hit the windshield. The dummy driver has average deceleration of 80 meters per second. तो सीट बेल्ट्स और एयर बैग लगने की वजह से उसकी डीसेलरेशन कम हो गई, थोड़ी सी। कितनी हो गई? 80 हो गई। वरना अगर सीट बेल्ट्स वगैरह नहीं होते तो कितनी होती? 100 होती। और इसकी वजह से थोड़ी सी उसकी डीसेलरेशन कम हो गई है। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स। आपको एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन गिवन है, आपको मास गिवन है, मास और एक्सेलरेशन गिवन है। ये बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करूं? विच फॉर्मूला विच शुड वी शुड यूज? जी, विच वन? एफ इजिकल्स टू एम ए, बिल्कुल सही है। हम एफ इजिकल्स टू एम ए का इस्तेमाल करेंगे। एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। एफ इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाई बाय 80। व्हाट इज 70 मल्टीप्लाई बाय 80 बच्चों? दैट इज 5600 न्यूटन्स। तो जो फोर्स लगी होगी वो कितनी लगी होगी? 5600 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। ठीक है। और अगर ये सीट बेल्ट्स ना लगे होते, ठीक है, तो फोर्स ज्यादा लगता। द deceleration of the dummy driver is less than the deceleration of the passenger compartment। तो डमी ड्राइवर की deceleration पैसेंजर कंपार्टमेंट से थोड़ी सी कम है। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ बेनिफिट फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर। तो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए ये क्यों है? अब ये मैं आप लोगों को, अभी मैंने आपको बताया था, टाइम वाले कहानी मैंने आपको बताई थी कि टाइम बढ़ाते हैं, एयर बैग्स वगैरह क्या करते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं। अच्छा, ये बाय द वे देखें जरा, ये पैसेंजर कंपार्टमेंट के हिसाब से अगर ये डमी ड्राइवर रेस्ट में आता तो उस केस में को क्या होता? इफ नो सीट बेल्ट एंड एयर बैग। अगर एयर बैग और सीट बेल्ट ना होती तो इसकी डिसेलरेशन कितनी थी? 100। और डमी ड्राइवर का मास कितना था? 70। तो इस केस में क्या होता? 100 मल्टीप्लाई बाय 70 विच इज इक्वल टू 7000 न्यूटन। जबकि सीट बेल्ट्स की वजह से फोर्स जो लगा है डमी ड्राइवर के ऊपर वो 5600 का लगा है। वरना 7000 न्यूटन का फोर्स लगता, तो इतना ज्यादा फोर्स लगता तो यकीनन उसकी हड्डियां बेचारे की टूट जाती। ठीक है ना? लेकिन आपको ये बताना है कि इसके अंदर ये जो सेफ्टी में ये जो सीट बेल्ट्स हैं या एयर बैग्स हैं, इन्होंने कैसे रोल प्ले किया होगा, ये मैंने अभी डिटेल में आपको मेरा ख्याल है कहानी समझाई थी। बताएं इसका क्या आंसर लिखेंगे आप लोग? जी, कौन एक्सप्लेन करेगा? जी, मोइजा जरा एक्सप्लेन करें बेटा इसको, आंसर को थोड़ा। सीट बेल्ट्स और एयर बैग क्या करेंगे? टाइम ऑफ इम्पैक्ट को क्या कर देंगे?
जी बच्चों। फातिमा, सीट बेल्ट और एयर बैग क्या करेंगे बेटा? अलीजा, अबसार। सीट बेल्ट विल डिक्रीज द टाइम। नहीं बेटा, टाइम को इंक्रीज करेंगे अबसार। सीट बेल्ट्स की वजह से टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। जब टाइम बढ़ेगा तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। टाइम तो बढ़ेगा ना, एयर बैग के ऊपर जब मुंह लगेगा डमी ड्राइवर का जाके तो एयर बैग स्क्वीज होगा। स्क्वीज होने में टाइम लगेगा ना। तो टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम होती है ना। देखें, ये कैलकुलेशन वाले पार्ट्स हो जाते हैं लोगों से सॉल्व। गलती कहाँ पे, गड़बड़ कहाँ पे होता है? ए स्टार ए में फर्क क्या आता है? ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप लोग मिस करते हो ना, इससे फिर आप ए स्टार से ए और ए से बी पे भी चले जाते हो। तो इसलिए जो है ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है। ठीक है, मैं इसका आंसर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। ड्यू टू सीट belts and air bags, the time of impact of dummy driver increase, which reduce या decrease the impact of force during collision। ठीक है जी। तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे। कोई सवाल है इसमें, पूछ लीजिए। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। या नहीं क्लियर हुआ है बच्चों, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है? मुझे बता दो अगर नहीं हुआ है क्लियर किसी को। किस किस को क्लियर नहीं हुआ है ये? मोइजा, फातिमा, अलीजा, अबसार, अब क्लियर हुआ है? मोइजा, क्लियर हुआ है बेटा? नोट करने इसको। अच्छा जी। Figure 2.1 show a hammer being used to nail into a piece of wood. A mass of hammer head is 0.15 kilograms. The speed of the hammer head when it hits the nail is 8 meters per second. The time for which the hammer heads in contact with the nail is 0.0015 second. The hammer head stopped immediately after hitting the nail. हैमर हेड टकराने के बाद रुक गया है। रुकने का मतलब है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो का मतलब है कि उसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो गया होगा। कैलकुलेट द एवरेज, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ हैमर हेड। चेंज इन मोमेंटम होता है इम्पल्स। चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। हैमर हेड का जो इनिशियल मोमेंटम होगा, हैमर हेड का मास कितना है? 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है बच्चों? 1.2। तो हैमर हेड का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 1.2 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। और फाइनल होगा जीरो, क्योंकि वो रुक गया है। तो जीरो माइनस 1.2, क्या आंसर आएगा? 1.2 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी। स्टेट द इम्पल्स गिवन टू द नेल। जी, इसका आंसर कौन बताएगा? इम्पल्स कितना लगा होगा? चेंज इन मोमेंटम 1.2 है तो इम्पल्स कितना लगा होगा, है भाई? बताइए जरा इम्पल्स का। 1.2 बिल्कुल सही है। वेरी गुड। क्योंकि
इम्पल्स और चेंज और मोमेंटम दोनों एक ही चीज है। जब भी उसने देखे आपके सामने क्या वर्ड यूज किया है, स्टेट, स्टेट का वर्ड यूज किया उसने। तो आप सिंपल क्या करेंगे, -1.2 या 1.2 ये आप लिख देंगे। ठीक है जी, किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। ओके, ये आपके पास इसके ऊपर इम्पल्स लगा होगा। ठीक है जी, क्लियर है ये। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द एवरेज फोर्स। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना है 1.2, टाइम कितना है 0.0015 सेकेंड्स। तो अगर मैं 1.2 को डिवाइड कर दूं 0.0015 सेकेंड्स, तो फोर्स तकरीबन कितना आ रहा है 800 न्यूटन का। ठीक है जी, यूनिट लाजमी लिखिएगा। फोर्स आपके पास इसका 800 न्यूटन का फोर्स होगा। ये क्लियर हुआ है सबको। मोइजा आप बिल्कुल भी नहीं बोल रही, मुझे लग रहा है आपको नहीं क्लियर हो रही चीजें। जी, अलीजा बेटा क्लियर हुई है चीजें। 8,000। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है मैंने एक जीरो मिस कर दिया हो, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। मैं एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ। 1.2 डिवाइडेड बाय 0.0015। बेटा 800 आ रहा है, 8,000 नहीं आ रहा। रीचेक करो इसको। 800 ही आ रहा है, 8,000 नहीं है। जी क्लियर है भाई। होमवर्क दूं अब इसका मैं आप लोगों को, है भाई। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगा। एमसीक्यूज भी होंगे, थ्योरी के भी होंगे। ये क्वेश्चंस अब सॉल्व करें। ठीक है, और फिर मुझे गेट बैक कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर अब हम लोग एक और लॉ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बड़ा मजे का लॉ है, आपको बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के, और बड़ा जबरदस्त लॉ है। और इसके बाद आपको क्वेश्चंस और मजेदार लगेंगे सॉल्व करके। ठीक है ना। चले, आज की क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।